अस्सलाम वालेकुम क्लास। वॉइस क्लियर है? Yes, ma'am. ओके। वीडियोस देख लिया आप लोगों ने? कंप्लीट हो गए वीडियोस? मैम लास्ट वाला रह गया था। अच्छा, चलो उसको हम कंटिन्यू कर देते हैं। ओवरव्यू मैं दे देती हूँ। मीनवाइल अभी तक आपने जो वीडियोस देखी हैं उसमें कोई क्यूरी, कोई ऐसा पॉइंट या स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट जो क्लियर ना हो? ठीक है, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू अगेन दे देती हूँ जो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं एग्जांपल्स भी करवा देती हूँ और थोड़ा बहुत जो है वो ब्रीफली डिस्क्राइब भी कर देती हूँ। सो जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ऑफ फ्रॉम इट, दैट इज़ इनहेरिटेंस। हमने जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ओवरव्यू दिया था मैंने आपको, तो मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली है 4 बेसिक प्रिंसिपल्स, पिलर्स जिसको हम कह रहे हैं। उसमें हमने 2 प्रिंसिपल्स तो हम देख चुके थे। 2 प्रिंसिपल्स, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन इज हाइडिंग ऑफ डाटा, जो हम देख रहे थे कि बेसिकली क्लास के अंदर रैप अप करना ही अपने कंटेंट्स को हम क्या कह रहे होते हैं कि हाइडिंग ऑफ डाटा। अगर पर मुझे उस क्लास के कंटेंट को एक्सेस देना है तो उसको एक्सेस देने के लिए आई हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट फर्स्ट, देन आई कैन एक्सेस ऑल द कंटेंट्स ऑफ द क्लास। एक ऑटोमेटिकली हमारे पास इनकैप्सुलेशन हो रही होती है, और अगर हम फर्दर जो है वो अपने डाटा को सिक्योर करना चाहे सो वी कैन यूज इट थ्रू प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर। तो हमने इनकैप्सुलेशन पढ़ी थी मिड से पहले। उसके बाद फिर हमने पॉलीमॉर्फिज्म देखी थी कि पॉलीमॉर्फिज्म की 2 टाइप्स होती है, मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग हम पढ़ चुके थे। ओवरराइडिंग मैंने आपसे कहा था कि ओवरराइडिंग हम तब देखेंगे जब हम इनहेरिटेंस देखेंगे। ठीक है, सो ओवरलोडिंग क्या थी कि मेथड्स और कंस्ट्रक्टर्स हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट विद इन अ सेम क्लास। एक ही क्लास के अंदर मेथड्स के नाम सेम है बट हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो डिफरेंट है, सो दैट इज मेथड ओवरलोडिंग। सिमिलरली विद इन अ क्लास हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर्स हैं उन कंस्ट्रक्टर के नेम सेम है बट आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है जो कंस्ट्रक्टर इनपुट ले रहा है, तो दैट वाज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ओवरराइडिंग हम जब इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ओवरराइडिंग क्या होती है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड पिलर ऑफ ऊव विच इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हमारे पास क्या है कि जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं जो मल्टीपल क्लासेस में हमें लग रहा है कि सेम हो सकते हैं, सो उन कॉमन एट्रीब्यूट्स को हम क्या करें, उनको एक क्लास के अंदर यूज़ कर लें और उस एक क्लास को से इनहेरिट कर लें बाकी तमाम क्लासेस को। तो होगा क्या कि जो कंटेंट, जो मेथड्स और जो एट्रीब्यूट्स मैंने पेरेंट क्लास के रखे हैं वो ऑटोमेटिकली उसके चाइल्ड के लिए एक्सेसिबल होंगे। मुझे बार बार हर क्लास में वो एट्रीब्यूट्स रीडिफाइन नहीं करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम इनहेरिटेंस यूज़ कर रहे होते हैं। We have different types of inheritance: single inheritance, hierarchical inheritance, multi-level inheritance and multiple inheritance. Single inheritance क्या होगी? One parent and exactly one child. Single inheritance, parent and child relationship. Hierarchical inheritance क्या होगी? हमारे पास एक पूरा ट्री मेंटेन हो रहा है, पेरेंट, फिर मे बी उसके मोर देन वन चाइल्ड, उन चाइल्ड के भी फिर फर्दर चाइल्ड, तो एक पूरा ट्री मेंटेन हो रहा होगा, एक पूरी हायरार्की, एक नेटवर्क की फॉर्म हुई होगी। जैसे हम कह सकते हैं ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट, फिर उसके चाइल्ड एंड फिर उसके सब चाइल्ड, तो एक पूरी हायरार्की मेंटेन हो रही है। मल्टी लेवल क्या है मेरे पास? पेरेंट, देन उसका चाइल्ड और उस चाइल्ड का फिर पेरेंट, सो दैट इज मल्टी लेवल। हायरार्किकल में एक पेरेंट के एक से ज़्यादा चाइल्ड, मल्टी लेवल में एक पेरेंट, उसका चाइल्ड और फिर चाइल्ड के फिर दोबारा से चाइल्ड, तो वो सब चाइल्ड एंड ग्रैंड पेरेंट वाला रिलेशनशिप। एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस मीन्स कि एक से ज़्यादा क्लासेस को इनहेरिट करना है एक क्लास, यानी कि एक क्लास एक से ज़्यादा क्लास को इनहेरिट करना चाह रही है, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन सी शार्प। ठीक है, हम मल्टीपल इनहेरिटेंस डायरेक्ट अचीव नहीं कर सकते सी शार्प में। क्यों नहीं कर सकते, ये हम आगे अभी जैसे डिटेल में चलेंगे तो देखेंगे। तो सिंगल इनहेरिटेंस में हमारे पास क्या है? एग्जैक्टली वन क्लास, पेरेंट क्लास एंड इट्स चाइल्ड क्लास। इनहेरिटेंस को आप शो हमेशा इस तरीके से करते हैं, ये सिंबल्स याद रखिएगा क्योंकि आगे जाके जब हम यूएमएल डायग्राम्स का एक टॉपिक है, जब हम पढ़ेंगे कि क्लास डायग्राम कैसे बनती है, तो उसमें ये डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होंगी। अच्छा, फर्स्ट सेशन की अटेंडेंस जो आप है वो काइंडली सेंड कर दें चैट पे।
ओके, क्लास अटेंडेंस सबकी मार्क हो गई। कंटिन्यू करते हैं। तो सिंगल इनहेरिटेंस में हमारे पास क्या है, वन पेरेंट एंड वन चाइल्ड। और उसको आप शो, अच्छा, पेरेंट क्लास को हम पेरेंट क्लास भी कह सकते हैं, बेस क्लास भी कह सकते हैं, सुपर क्लास भी कह सकते हैं। और जो हमारे पास चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास को हम क्या क्या कह सकते हैं, चाइल्ड क्लास को हम सब क्लास भी कह सकते हैं, ड्राइव क्लास भी कह सकते हैं, और चाइल्ड क्लास भी कह सकते हैं। पेरेंट को बेस, सुपर और पेरेंट, और चाइल्ड क्लास के को हम सब क्लास और ड्राइव क्लास भी कह सकते हैं। और इनहेरिट, और ये हमारे पास क्या है, इनहेरिटेंस हो रही है, जिसमें फर्स्ट क्लास क्या है हमारे पास, पर्सन, जो कि बेस क्लास है, पेरेंट क्लास है, और एम्प्लॉय क्या है, उसी क्लास से ड्राइव हो रहा है। तो हमें फ़ायदा क्या होगा, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो सब पर्सन में कॉमन है। लेट से अगर कोई एम्प्लॉय है, लेट से कोई स्टूडेंट है, कोई टीचर है, इनके कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो कॉमन है। सबका नेम है, एम्प्लॉय का भी एक नेम होगा, स्टूडेंट का भी नेम होगा, और जो है हमारे पास लेट से डॉक्टर, उसका भी एक नेम है। तो हर क्लास में, अलग अलग क्लास में नेम 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 बार बार यूज करने के बजाय हम क्या करें कि पर्सन की क्लास में जो कॉमन एट्रीब्यूट्स है, हमेशा इनहेरिटेंस कॉमन एट्रीब्यूट्स पर होगी, तो उसको हमने एक क्लास में रख दिया। जैसे कि नेम सब में कॉमन होगा, और क्या चीज़ें कॉमन हो सकती हैं, एज, एम्प्लॉय की भी, या डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉय की भी डेट ऑफ बर्थ होगी हमारे पास, स्टूडेंट की भी डेट ऑफ बर्थ होगी, टीचर की, डॉक्टर की, जितने भी लोग इस क्लास से बिलोंग करें सबकी एक डेट ऑफ बर्थ होगी। ठीक है, और क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, हाइट, एम्प्लॉय की भी हाइट होगी, टीचर की भी हाइट होगी, स्टूडेंट की भी। सो जो एट्रीब्यूट्स कॉमन है उनको हमने एक पर्सन की क्लास में वंस डिफाइन कर दिया, और बाकी आने वाली क्लासेस जो इन सारे कॉमन एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करना चाह रही हैं, वो इस क्लास को इनहेरिट कर लें पर्सन की क्लास में। तो ऑटोमेटिकली पर्सन के जितने एट्रीब्यूट्स हैं वो एम्प्लॉय की क्लास में इनहेरिट हो जाएंगे, उनको दोबारा से एम्प्लॉय की क्लास में डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होगी। एंड एम्प्लॉय कैन हैव इट्स ओन स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट्स एज वेल। ठीक है, एम्प्लॉय के अपने स्पेसिफिक एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं, लेट से उसकी डेजिग्नेशन, उसकी सैलरी, जो कि उस क्लास के स्पेसिफिक होंगे, वो पेरेंट के लिए एक्सेसिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं वो चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कर रही है, और अपने कुछ और स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स भी डिफाइन कर सकती है। ठीक है, तो दैट इज सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस, वन पेरेंट एंड वन चाइल्ड। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है, वी हैव अ क्लास नेम पर्सन, पर्सन की एक क्लास है हमारे पास, और उसमें हमारे पास क्या है, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू डमी एंड एज इज इक्वल टू 26। अच्छा, जो चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो सारे कॉन्सेप्ट जो हैं यहाँ भी यूज होंगे। अगर मैंने किसी चीज़ को प्राइवेट कर दिया है, किसी एक एट्रीब्यूट को प्राइवेट कर दिया है विद इन अ क्लास, सो उसकी एक्सेसिबिलिटी विद इन अ क्लास ही है। ये नेम इज एक्सेसिबल टू एम्प्लॉय क्लास बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस, बट ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल विच इज प्राइवेट, इट कैन नॉट बी डायरेक्ट एक्सेस इन एम्प्लॉय क्लास। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम चलते हैं, सपोज आई हैव अ क्लास person and attributes are public। अभी हम इसको पब्लिक पे ही रखते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग नेम, पब्लिक स्ट्रिंग dob, पब्लिक फ्लोट, हाइट। ठीक है, ये तीन एट्रीब्यूट्स है मेरे पास, और मैंने यहाँ पे एक मेथड डिफाइन कर दिया, पब्लिक void print all। ठीक है, और इसमें हम प्रिंट करवा देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन नेम एंड कंसोल डॉट राइट लाइन एज
Similarly, console dot println, सॉरी एज नहीं है हमारे पास, DOB है। ठीक है, ये तीनों चीजें मैंने प्रिंट करवा दी और क्लास को यहाँ पे एंड कर दिया। नाउ आई एम क्रिएटिंग अनदर क्लास। इनहेरिटेंस कैसे होती है हमारे पास, अच्छा कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जिनको मैं खुद से बताना चाह रही थी, इसलिए मैं इसको यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पब्लिक एक और क्लास क्रिएट की, पब्लिक क्लास लेट से हम कह रहे हैं कि स्टूडेंट की क्लास है। ठीक है, और इस स्टूडेंट की क्लास में मैंने स्पेसिफिकली इसका एक ही एट्रीब्यूट रखा, पब्लिक, एंड इसको हम कर देते हैं इंट SID। ठीक है, अब आउटसाइड द क्लास जहां मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी, ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया पर्सन की क्लास का, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बजाय मेन मेथड से मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्टूडेंट की क्लास का। स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, S1 डॉट, ठीक है, अच्छा इनहेरिटेंस मैंने की नहीं है यहाँ पे, तो मेरे पास स्टूडेंट के उसमें सिर्फ स्टूडेंट ID शो हो रहा है। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करके S1 डॉट प्रेस किया तो मुझे ये सिर्फ स्टूडेंट ID दिखा रहा है। अब जैसे ही मैं इनहेरिटेंस यहाँ पे परफॉर्म करूंगी, स्टूडेंट की क्लास को इनहेरिट कर दूंगी मैं पर्सन की क्लास से, तो ऑटोमेटिकली जहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है S1 डॉट, देखें यहाँ पे मेरे पास नेम, हाइट, DOB सारी चीज़ें एक्सेसिबल है। बट इफ़ अगर मैंने इनमें से किसी चीज़ को प्राइवेट कर दिया, ठीक है, लेट से मैंने कहा कि डेट ऑफ बर्थ को प्राइवेट कर देते हैं, ठीक है, तो अभी भी ये इनहेरिटेंस तो हो रही है, मेरी स्टूडेंट की क्लास डेट ऑफ बर्थ को इनहेरिट कर रही है, लेकिन मैं जैसे ही S1 डॉट करूंगी, तो S1 डॉट, अब यहाँ से मेरे पास डेट ऑफ बर्थ हट गया, क्योंकि मैंने डेट ऑफ बर्थ के प्रोटेक्शन लेवल क्या रखा है, प्राइवेट। What I can do here, I create property here, पब्लिक प्रॉपर्टी हम कैसे क्रिएट करते हैं डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो स्ट्रिंग होगी डेट टाइप और फर्स्ट कैपिटल होगा। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं गेट एंड सेट। सिंपल, मैंने प्रॉपर्टी बना ली और इस प्रॉपर्टी को पब्लिक कर दिया। नाउ आई कैन यूज S1 डॉट चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को मैं एक्सेस कर सकती हूँ। ओके क्लास, यहाँ तक क्लियर है कि मैंने यहाँ पे क्या किया, आई गेस ये चीज़ शायद वीडियो में नहीं होगी, कि अगर मैं किसी चीज़ को प्राइवेट कर दूँ तो प्राइवेट की मीनिंग वही रहेगी कि प्राइवेट मीन्स इट कैन ओनली बी एक्सेसिबल विद इन अ क्लास। तो जो DOB है इसको मैंने प्राइवेट कर दिया, तो इसका एक्सेस सिर्फ पर्सन की क्लास तक है। ठीक है, पर्सन की क्लास के अंदर एक मेथड है जिसके अंदर मैंने इसको प्रिंट करवाया। अब आउटसाइड दिस क्लास अगर मैं इस प्राइवेट फील्ड को एक्सेस करना चाहूंगी, जैसे मैंने एक और क्लास बनाई और मैंने स्टूडेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और स्टूडेंट पर्सन की क्लास को इनहेरिट कर रही है, तो जब स्टूडेंट पर्सन को इनहेरिट कर रही है तो इसके तमाम एट्रीब्यूट, इसके मेथड सबको इनहेरिट कर सकती है। इनहेरिट वो अभी भी कर रही है, लेकिन जब मैं S1 डॉट DOB एक्सेस करना चाहूंगी, जो कि मैंने स्ट्रिंग रखी है, ठीक है, सो इट विल शो एन एरर। ठीक है, एरर क्या है, इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल, क्योंकि मैंने उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगेन जैसे हम सिंपल प्रॉपर्टी बनाते हैं, पर्सन की क्लास में ही मैंने DOB की एक प्रॉपर्टी बना दी, गेट सेट करवा दिया, और इस प्रॉपर्टी को आई कैन इनहेरिट थ्रू द ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास। तो स्टूडेंट इज अ चाइल्ड क्लास S1 डॉट DOB, तो इसको हम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर्स का ओवरव्यू देखा था कि किस तरीके से हम कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। बट एक चीज़ हमेशा माइंड में रखनी है कि जब हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट
चाइल्ड को कंस्ट्रक्टर कॉल होने से पहले ऑटोमेटिकली आपका कंपाइलर क्या करेगा, आपके पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। यहाँ पे मैंने पर्सन की क्लास में मैं काम ये करती हूँ कि मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना देती हूँ, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, पब्लिक पर्सन। और यहाँ पे मैं सिंपल एक कंसोल डॉट राइट लाइन की स्टेटमेंट प्रिंट करवा देती हूँ, ताकि हमें ये पता चल सके कि जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो पहले हमारे पास किस तरीके से ऑब्जेक्ट कॉल होगा, ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और सिमिलरली मैं यहाँ पे स्टूडेंट का भी एक कंस्ट्रक्टर बना देती हूँ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अगर हम नहीं भी बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है, ठीक है। ये मैंने स्टूडेंट की क्लास का बना दिया और इसमें हम प्रिंट करवा देते हैं चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर एंड फर्स्ट वन इज पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और अब जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी चाइल्ड का, ठीक है, स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, सो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली किसको कॉल करेगा, सबसे पहले पेरेंट वाले को। देखें, सबसे पहले इसने पेरेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल किया और फिर चाइल्ड क्लास वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया स्टूडेंट। तो ये जैसे ही स्टूडेंट पे गया, स्टूडेंट के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे गया, इसने फौरन देखा कि स्टूडेंट की क्लास इनहेरिट हो रही है पर्सन की क्लास से। तो इसने सबसे पहले स्टूडेंट के भी डेफिनेशन में एंटर होने से पहले इसने क्या किया, इसको डायरेक्ट कहाँ कॉल करवा दिया, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर पे, विच इज पर्सन पेरेंट कंस्ट्रक्टर। और फिर उसके बाद ये वापस कहाँ आया, स्टूडेंट की डेफिनेशन में कंस्ट्रक्टर में, और फिर इसने प्रिंट कर दिया चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। सो ऑटोमेटिकली जब भी आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे होते हैं चाइल्ड क्लास का, या सिंपली ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर रहे होते हैं, सो आपकी क्लास क्या, कंपाइलर क्या करता है, ऑटोमेटिकली खुद से ही इम्प्लिसिटली आपका जो पेरेंट क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर को, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को पहले कॉल करेगा। सिमिलरली अब मैं एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाती हूँ, पब्लिक पर्सन, जो कि एक ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर भी होगा। इसमें हम ले लेते हैं स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग dob एंड स्ट्रिंग फ्लोट हाइट, ठीक है। मैंने एट्रीब्यूट सेम रखे हैं। जब एट्रीब्यूट सेम रखे हैं तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम दिस का कीवर्ड यूज करेंगे, क्योंकि क्लास लेवल जो इंस्टेंस फील्ड्स हैं और जो मेरे पास लोकल वेरिएबल्स हैं, दे बोथ आर सेम। तो जब हमारे पास सेम होता है तो फिर हम दिस का कीवर्ड यूज करते हैं। और दिस क्या चीज़ डिटरमाइन कर रही है कि दिस को हमने दिस डॉट करके जिस फील्ड के साथ लगाया है वो क्लास की फील्ड है, यानी कि ये वाला जो नेम है लेफ्ट हैंड साइड पे जो दिस के साथ है वो क्लास के वेरिएबल है। और जो नेक्स्ट वाला है राइट हैंड साइड पे, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास लोकल वेरिएबल का नेम है, लेट्स से dob एंड दिस डॉट हाइट इज इक्वल टू हाइट, ठीक है। ये मैंने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया पेरेंट का, और इसी तरह मैं एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाऊंगी चाइल्ड का। ठीक है, इसको हम कर देते हैं स्टूडेंट। इसमें भी तीन वो फील्ड्स होंगी जो ये इनहेरिट कर रही है अपनी पेरेंट क्लास से, और एक फील्ड हम इसमें ऐड कर देते हैं इसकी अपनी फील्ड, जो कि मैंने रखी है पब्लिक इंट स्टूडेंट आईडी। इसको हम कर देते हैं इंट आईडी, ठीक है। और नीचे जाके दिस डॉट आईडी इज इक्वल टू आईडी कर दिया।
अच्छा, यहाँ पे हमें दिस की ज़रूरत नहीं होगी, SID। ओके, इसको हम दोबारा जाके पब्लिक कर देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी यूज़ कर दी, जो प्राइवेट था उसको मैंने प्राइवेट ही रखा और इसके लिए मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ कर दी। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। स्टूडेंट की क्लास में मैंने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया जो 4 चीज़ें ले रहा है, क्योंकि मैंने कहा था कि स्टूडेंट बाय डिफ़ॉल्ट अपने पेरेंट की भी तमाम एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट कर रही होती है, तो तभी यहाँ पे नेम, डेट ऑफ बर्थ, हाइट और आईडी इसकी अपनी स्पेसिफिक फील्ड है। ठीक है, और बाकी इन सब चीज़ों को, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ मेरे पास प्रॉपर्टी प्राइवेट है, उसके लिए हमने प्रॉपर्टी बनाई है पब्लिक, तो हम दिस के साथ प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक नई चीज़ अभी आपने सीखी होगी जो शायद वीडियो में ना हो। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है कि प्रॉपर्टी को भी हम दिस के साथ यूज़ कर सकते हैं और उस प्रॉपर्टी को वैल्यू पास करेंगे और वो प्रॉपर्टी के थ्रू वैल्यू कहाँ जाएगी, मेरे प्राइवेट वाले वेरिएबल में। ठीक है, अब होगा क्या कि या तो एक ये सोल्यूशन है कि जब जब स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हो और 4 वैल्यूज पास हो तो वो चारों वैल्यूज इस वेरिएबल्स के थ्रू सेट हो जाए। ठीक है, जब मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगी तो ऑटोमेटिकली कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, चाइल्ड का, पेरेंट का। तो यहाँ पे भी हम एक काम ये करते हैं, हम ये देखते हैं कि अगर हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे स्टूडेंट का, पेरेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे भी हम कर देते हैं स्टूडेंट के इसमें चाइल्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब मैं यहाँ से, जी मुस्तजा, कोई क्वेश्चन है? ओके, अब फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टूडेंट वाला जो ऑब्जेक्ट है, अगर पर्सन के ऑब्जेक्ट के साथ मैं 3 पैरामीटर के साथ वैल्यू क्रिएट करूंगी तो वो पर्सन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और अगर मैं स्टूडेंट का ही पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगी, S2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और इसमें हम 4 फील्ड इनपुट दे देते हैं। लेट से नाम दे दिया मैंने अली। ठीक है, फिर मैंने एक डेट ऑफ बर्थ दे दी, वो भी स्ट्रिंग में, तो उसको मैंने कर दिया अगस्त। ठीक है, और क्या था मेरे पास, हाइट, हाइट मैंने कर दी 5'7", और फिर लास्ट मेरे पास क्या था, आईडी, तो आईडी हम कर देते हैं 1 2 3 4। ठीक है, इंटीजर थी तो इंटीजर, तो हम इसको रन कर देते हैं। ठीक है, इस सिनेरियो में भी ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली, चाहे मेरे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो या मेरे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो, दोनों सबसे पहले अपने पेरेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे दोनों सिनेरियो में, चाहे आप पैरामीटराइज कॉल करवाएं चाहे आप डिफॉल्ट कॉल करवाएं। ठीक है, एक तो मेरे पास ये सिनेरियो हो गया कि मैं इसी तरीके से स्टूडेंट में ये सारी चीज़ें दोबारा करूं, लेकिन अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें मैं पर्सन की क्लास में कर चुकी हूँ, ये 3 लाइन्स, तो मैं इसको क्यों बार बार रिपीट करूं। तो कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए ना मेरे पास कि मैं यहीं से क्या करूं, मैं यहीं से ही चाइल्ड वाला, पेरेंट वाला जो कंस्ट्रक्टर है जिसमें ये तीनों फील्ड सेट हो रही हैं वो एक्सेस करवा दूं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए मैं यहाँ से ये सब हटाती हूँ, ये चीज़ें, ये 3 लाइन ऑफ कोड जो है ये ऑलरेडी मेरे पास पर्सन के कंस्ट्रक्टर में मैंने डिफाइन किया, और ये मेरे पास रिपीट हो रहा है जिससे लाइन ऑफ कोड मेरे पास बढ़ रहा है। बट इफ अगर मेरे पास 7 या 8 एट्रीब्यूट्स होते तो सबके लिए ये मुझे रिपीट करना पड़ता, तो इससे बेटर मेरे पास सिनेरियो ये है कि इसको मैं यहाँ से हटाऊं और एक्सप्लिसिटली
ठीक है, एक तो हमारे पास इम्प्लिसिटली कॉल हो रहा है ना कि ये पहले ही क्या कर रहा है, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर ही रहा है। तो जब ये कॉल कर रहा है तो मैं इसको कह रही हूँ कि क्या करो, ये जो बेस वाला कंस्ट्रक्टर है, बेस का कीवर्ड क्या करेगा, पेरेंट वाले, बेस का मतलब है बेस क्लास वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। सो बेस में पास कर दो नेम, tob एंड हाइट। ठीक है, और यहाँ से क्या कॉल करो, यहाँ से जो आईडी है, चार वैल्यूज जो यूजर पास करेगा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त, उन चार में से 3 फील्ड्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और हाइट, इसको बेस वाले में पास कर दो। तो अब ये बेस फर्स्ट लाइन में ही कहाँ चला जाएगा, ये तीनों वैल्यूज लेकर जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त यूजर पास करेगा। हमारे सिनेरियो में क्या था, अली, अगस्त एंड 5.7, ये तीनों वैल्यूज कहाँ चली जाएंगी, ये तीनों वैल्यूज यहाँ आ जाएंगी। अली नेम में सेट हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ अगस्त एंड हाइट 5.7। फिर इसकी बॉडी में आएगा नेम की वैल्यू, यानी कि उस ऑब्जेक्ट के लिए जो हमने S1 बनाया है उसके लिए नेम क्या कर देगा, अली, डेट ऑफ बर्थ अगस्त और हाइट 5.7। उसके बाद फिर वापस आएगा, वापस कहाँ आएगा, जहाँ से कॉल हुआ था, और कॉल हुआ था यहाँ से। ये तीन फील्ड्स पेरेंट वाले कंस्ट्रक्टर से ऑटोमेटिकली सेट हो गई। और लास्ट वाली फील्ड क्या है, स्टूडेंट आईडी, SID इज इक्वल टू ID प्रिंट कर दे, यानी कि जो आईडी की वैल्यू है वो स्टूडेंट आईडी पे सेट कर दे। ठीक है, और फिर इसके बाद हम करते हैं S2 के लिए मेथड कॉल विच इज S2 डॉट प्रिंट ऑल। अच्छा, प्रिंट ऑल पे इसने क्या प्रिंट करवाया, अली अगस्त 5.7, बट ये स्टूडेंट आईडी नहीं करवाई। कोई मुझे बता सकता है कि स्टूडेंट आईडी क्यों प्रिंट नहीं हुई। ये रहा कोड। जी क्लास, कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पे जो मैंने मेथड कॉल किया इसमें स्टूडेंट आईडी क्यों प्रिंट नहीं हुआ। क्योंकि हमने प्रिंट करवाया ही नहीं प्रिंट ऑल के मेथड में। और अगर मुझे प्रिंट करवाना है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा। सही है, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, अवेश, समीर एंड तलहा। अब मुझे ये बताएं कि अगर मुझे स्टूडेंट आईडी प्रिंट करवाना है तो उसको मैं कहाँ प्रिंट करवाऊँ, इसी प्रिंट ऑल के मेथड में हो जाएगा। यहाँ अगर मैं कंसोल डॉट राइट लाइन स्टूडेंट आईडी कर दूँ यहीं पे, तो क्या ये हो जाएगा विदाउट एनी एरर। जी क्लास, जरा मुझे सोच समझ के रिस्पॉन्ड करें। क्लियर है ना, अभी तो प्रिंट ऑल के मेथड की बात कर रहे हैं, इसमें पूरा कोड। प्रिंट ऑल का मेथड ये है जो कि पर्सन की क्लास में डिफाइन हो, ये पर्सन की क्लास जिसमें प्रिंट ऑल का एक मेथड है जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ और हाइट प्रिंट हो रही है। तभी यहाँ पे मेरे पास नेम, डेट ऑफ बर्थ और हाइट प्रिंट हो रहा है। स्टूडेंट आईडी क्यों नहीं हो रहा। कंस्ट्रक्टर कौन से, स्टूडेंट के कंस्ट्रक्टर में। हाँ, एक ये भी हो सकता है कि स्टूडेंट के कंस्ट्रक्टर में हम स्टूडेंट आईडी प्रिंट करवा दें। बट व्हाट इफ के अगर मैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास नहीं, प्रिंट नहीं करवाना चाहिए वैल्यू, क्योंकि कंस्ट्रक्टर को तो हम यूजली जो है वो वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए यूज कर रहे होते हैं ना। वो तो आपको समझाने के लिए मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर कंसोल डॉट राइट लाइन की स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी, ताकि हमें पता चल सके कि पहले कौन सा कंस्ट्रक्टर किस ऑर्डर में प्रिंट हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट आईडी प्रिंट ऑल वाले मेथड पे प्रिंट करवाना चाहूँगी यहाँ पे, तो ये नहीं होगा, मुझे एरर देगा। एरर क्यों देगा, क्योंकि ये क्लास कौन सी है, पेरेंट क्लास है, और मैं पेरेंट क्लास में चाइल्ड क्लास का जो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट है वो प्रिंट करवाना चाह रही हूँ। सो इट विल शो एन एरर। ठीक है, एरर आ गया।
द नेम SID डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि ये इस क्लास का एट्रीब्यूट नहीं है। इनहेरिटेंस हमेशा टॉप टू बॉटम होती है। पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट चाइल्ड के लिए एक्सेसिबल होते हैं, लेकिन वो एट्रीब्यूट जो चाइल्ड के अपने स्पेसिफिक हैं वो पेरेंट में एक्सेसिबल नहीं होते। सो हम ये स्टेटमेंट यहाँ ही नहीं यूज कर सकते। इट मीन्स आई विल नीड अनदर मेथड इन चाइल्ड क्लास, उसको मैं कह देती हूँ पब्लिक वॉइड सेम उसी नाम का मेथड, public void print all base डॉट, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ कि प्रिंट ऑल का मेथड जो स्टूडेंट वाला है वही मेथड मैं यही डिफाइन कर रही हूँ, विच इज मेथड ओवरराइडिंग। मैं ओवरराइड कर रही हूँ प्रीवियस का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, बेस डॉट प्रिंट ऑल, मतलब नेम एज और हाइट के लिए तो प्रिंट ऑल वाला बेस वाला कॉल कर दो, और यहाँ के लिए कंसोल डॉट राइट लाइन, क्योंकि स्टूडेंट आईडी जो है वो मेरे पास चाइल्ड का अपना स्पेसिफिक एट्रीब्यूट है, उसके लिए हम प्रिंट करवाते हैं स्टूडेंट आईडी, ठीक है। अब क्या हुआ ये देखें, अगर आप नाउ दैट इज ओवरराइडिंग ऑफ मेथड। प्रिंट ऑल का मेथड स्टूडेंट की क्लास में भी है और पर्सन की क्लास में भी है, लेकिन मैंने s2 डॉट प्रिंट ऑल जिसके ऑब्जेक्ट के साथ कॉल किया प्रिंट ऑल, तो ये कौन सा वाला प्रिंट ऑल कॉल करेगा, स्टूडेंट वाला। इसने प्रीवियस वाले को ओवरराइड कर दिया, यानी कि पर्सन वाले प्रिंट ऑल के मेथड को इसने ओवरराइड कर दिया, इस वाले प्रिंट ऑल को कॉल करेगा। और इसमें मैंने बेस डॉट प्रिंट ऑल, यहाँ पे मैंने इसको कहा कि नहीं पहले बेस वाला यानी कि जो पेरेंट क्लास वाला प्रिंट ऑल है पहले उसको कॉल करो। तो अब ये यहाँ से चाइल्ड के प्रिंट ऑल वाले मेथड से कहाँ जाएगा, बेस के प्रिंट ऑल वाले मेथड से। यहाँ पे जाके नेम डेट ऑफ बर्थ हाइट प्रिंट करवाएगा, उसके बाद वापस आएगा, वापस कहाँ आएगा, यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट इसको मिली कंसोल डॉट राइट लाइन SID प्रिंट करवा देगा विच इज 1 2 3 4। देखिए स्टूडेंट आईडी प्रिंट हो गई। एक और भी ये भी हो सकता है कि वो जो तीनों चारों वैल्यूज थी वो मैं यहाँ प्रिंट करवा लूँ, ठीक है। लेकिन उससे ये हुआ कि मेरी लाइन ऑफ कोड जो ऊपर दिए हैं वो रिपीट हो रही है, रिकरेंस हो रही है, बार बार रिपीटेंस हो रही है, और मैं रिपीटेंस नहीं चाह रही। अगर आप इस तरीके से करना चाहें तो तब भी ये कोई एरर नहीं देगा। कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन DOB एक्सेसिबल डायरेक्ट नहीं होगा तो प्रॉपर्टी के थ्रू होगा, एंड कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। आप ऐसे करना चाहें आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई एरर नहीं है, ठीक है। और ऊपर से जब हम कॉल करेंगे स्टूडेंट s2 डॉट प्रिंट ऑल, तो अब क्या है हमारे पास दो मेथड्स हैं प्रिंट ऑल के, एक पर्सन की क्लास में और एक स्टूडेंट की क्लास में। और हम ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट की क्लास क्योंकि इनहेरिट कर रही है पर्सन को, तो बाय डिफॉल्ट ये पर्सन की तमाम चीज़ों को, मेथड्स को और एट्रीब्यूट्स को भी इनहेरिट कर रही है। तो अब यहाँ पे s2 डॉट प्रिंट ऑल पे हमें क्या हुआ, एक वो हो रहा है कि ओवरराइडिंग, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। जो लेटेस्ट क्लास होगी चाइल्ड क्लास, उसके नाम के साथ जब हम ओवरराइडेड मेथड कॉल करेंगे तो वो हमेशा किसको कॉल करेगी, जो सबसे रीसेंट या सबसे लेटेस्ट क्लास में जो वो मेथड डिफाइन हुआ है प्रिंट ऑल का। तो अब हमारे पास पर्सन और स्टूडेंट में सबसे लेटेस्ट क्लास कौन सी है, स्टूडेंट की। तो स्टूडेंट का प्रिंट ऑल वाला मेथड कॉल होगा और स्टूडेंट के प्रिंट ऑल के मेथड से ये चार चीजें प्रिंट कर देगा। सो आप चाहें तो इस तरीके से भी प्रिंट करवा सकते हैं। अच्छा DOB क्योंकि हमने सेट नहीं करवाया तो भी इसने DOB को क्या दे दिया, स्ट्रिंग रख दिया। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, ठीक है। वो क्या हुआ था कि मैंने यहाँ से जब कंस्ट्रक्टर कॉल किया, ये चार वैल्यूज पास की, ये चार वैल्यूज चली गई। स्टूडेंट वाले कंस्ट्रक्टर में तीन वैल्यूज नेम DOB और हाइट कहाँ चली गई मेरे पास, पर्सन वाले कंस्ट्रक्टर में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इसने ये वैल्यू सेट कर दी बट कहाँ की,
DOB में हमारे पास प्राइवेट वाले में की, और फिर जब हम प्राइवेट के थ्रू मैं प्रॉपर्टी को सेट कर रही हूँ तो प्रॉपर्टी के थ्रू वैल्यू सेट नहीं हुई थी उस टाइम पे, इसलिए उसने नल एम्प्टी शो किया था। लेकिन अगर हम उसको भी शो करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टूडेंट के ही कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने प्रॉपर्टी के थ्रू DOB की वैल्यू सेट करवा दी, ना कि बेस कंस्ट्रक्टर से। ठीक है, ये जो लास्ट मेथड हमने यहाँ पे क्रिएट किया है विच इज प्रिंट ऑल, जिसमें ये तीनों स्टेटमेंट्स अगेन रिपीट हो रही हैं जो मैंने ऑलरेडी डिफाइन की है पेरेंट वाले प्रिंट ऑल में। तो उससे बेटर ये होगा कि हम क्या करें, इसको रिपीट करने के बजाय बेस डॉट प्रिंट ऑल को ही कॉल करते हैं। ओके, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज मेथड ओवरराइडिंग। प्रिंट ऑल के स्टूडेंट वाले मेथड ने ओवरराइड कर दिया पर्सन के प्रिंट ऑल वाले मेथड को। जी क्लास, यहाँ तक कोई क्यूरी है? ओके गुड। ठीक है, ये हमारे पास टाइप है सिंगल इनहेरिटेंस की। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस है, तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होगी, एक क्लास पर्सन की है, पर्सन की क्लास से मैंने स्टूडेंट की क्लास को इनहेरिट किया। सिमिलरली आई एम क्रिएटिंग अनदर क्लास, पब्लिक क्लास एम्प्लॉय, वो भी क्या कर रही है, पर्सन की क्लास को इनहेरिट कर रही है। ठीक है, और इसमें मैंने इसकी अपनी एक फील्ड रख ली स्पेसिफिक पब्लिक स्ट्रिंग डेजिग्नेशन एंड पब्लिक एंड सैलरी। तो अब मेरे पास डायग्राम किस तरीके से बनेगी, अगर मैं इसकी डायग्राम ड्रॉ करना चाहूँ तो मेरे पास डायग्राम कैसे बनेगी, ठीक है, ये मेरे पास पर्सन की क्लास है, ठीक है, और इसके थ्रू मैंने क्या किया, इनहेरिट कर दिया। इनहेरिटेंस के लिए सिंबल यूज होता है। ठीक है, स्टूडेंट एंड अनदर क्लास जो कि है मेरे पास एम्प्लॉय की। ठीक है, मैं पूरी क्लास नेम यूज़ नहीं करी क्योंकि बहुत मुश्किल है माउस के थ्रू इस तरीके से ड्रॉ करना। सो पर्सन की क्लास है और इसमें मेरे पास क्या चीज़ें आ गई, ठीक है, पर्सन स्टूडेंट एंड एम्प्लॉय। अब फिर मैं कह रही हूँ कि स्टूडेंट से भी हमारे पास एक और क्लास डिफाइन हो रही है, ठीक है, ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है या अंडर ग्रेड का स्टूडेंट है। ठीक है, तो एक ये क्लास हो गई ग्रेड, ठीक है, एक और क्लास हो गई जो कि स्टूडेंट की क्लास को इनहेरिट कर रही है, ये क्या है मेरे पास अंडर ग्रेड। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड हायरार्किकल इनहेरिटेंस, जिसमें हमारे पास पूरी हायरार्की बन रही है। अब आप सोचें कि क्या मैं एम्प्लॉय की क्लास से भी कोई फर्दर क्लासेस डिफाइन कर सकती हूँ, मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी को दोबारा ज्वाइन करेंगे।